नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत करती हूं हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे दीदी की हार और इस्तीफे से इनकार। जी हां, आज हमको पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक स्थिति को समझाने जा रहे हैं जो सामान्य चुनाव परिणाम से कहीं आगे जाकर अब एक बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल में बदल चुकी है और जिसने पूरे देश में ये बहस शुरू कर दी है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद सत्ता का असली अधिकार किसके पास होता है। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटों के साथ एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिला है, जबकि तृणमूल कांग्रेस केवल 80 सीटों तक सिमट कर रह गई है। और इसी भारी राजनीतिक बदलाव के बाद सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से इस्तीफा देने से इनकार ही कर दिया। और यही एक फैसला अब पूरे लोकतांत्रिक ढांचे में चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब जनादेश स्पष्ट हो चुका है तो सत्ता में बने रहने का लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ एक आदेश है, जबकि दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण केवल चुनाव परिणाम से नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया से होता है। और यही कारण है कि ये पूरा मामला अब केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक संवैधानिक बहस बन चुका है कि क्या हार के बाद भी कोई मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है, या फिर ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ एक स्थिति बन चुकी है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद जो सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विवाद सामने आया वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि लोकतंत्र की व्याख्या का बन चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत का जनादेश एक तरफ चला गया है और दूसरी तरफ सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। और यहीं से पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या किसी चुनावी हार के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है, या फिर यह एक ऐसी स्थिति है जो लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर तनाव पैदा करती है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जब जनादेश स्पष्ट रूप से बदल चुका है तो नैतिक और राजनीतिक आधार पर सत्ता का हस्तांतरण तुरंत होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ यह तर्क दिया जा रहा है कि केवल चुनाव परिणाम अपने आप में अंतिम प्रक्रिया नहीं होते बल्कि सरकार का औपचारिक गठन और सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों और राज्यपाल की प्रक्रिया पर आधारित होता है। और इसी वजह से यह पूरा मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक गहरे संवैधानिक प्रश्न में बदल चुका है कि क्या इस्तीफा ना देना लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है, या फिर यह केवल एक राजनीतिक रणनीति है जिसे समय और संवैधानिक प्रक्रिया स्वयं नियंत्रित करेगी। और इसी सवाल ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोकतंत्र में असली शक्ति जनादेश की होती है या फिर संस्थागत प्रक्रिया की, और क्या यह स्थिति वास्तव में एक संवैधानिक संकट की ओर इशारा करती है या फिर यह केवल राजनीतिक तनाव का एक अस्थायी चरण है जो आगे चलकर सामान्य हो जाएगा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ममता का इस्तीफे से इनकार जो है वो इनमें क्या क्या कुछ मुख्य बातें हैं। चलिए एक बार नजर ग्राफिक्स में डाल लेते हैं। चुनाव हारने के बाद ममता ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो लगातार चुनावों के परिणाम के बाद ममता बनर्जी के बयान सामने आते, जिसके बाद उन्होंने ये बोला ममता का इस्तीफा ना देना आजाद भारत की पहली घटना है। तो ये बड़ी घटना, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर दिया। भारत के इतिहास में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। पहली बार, जैसे कि हमने आपको बताया, ऐसा देखा गया कि एक मुख्यमंत्री ने हारने के बाद इस्तीफा देने से ही मना कर दिया।
क्या ममता ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है? तो वही एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अब इस पूरे पश्चिम बंगाल चुनावी घटनाक्रम में दूसरा सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि चुनाव परिणाम केवल राजनीतिक हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़े स्तर पर चुनावी अनियमितताओं की आशंका है। और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो नतीजे सामने आए हैं वह पूरी तरह से जनता के वास्तविक जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रभावित करने वाले कई बाहरी कारक भी हो सकते हैं। क्योंकि आरोपों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में वोटिंग प्रक्रिया और वोटों की गिनती को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि लगभग 100 सीटों पर जनादेश के साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि ये बात राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों के दायरे में ही आती है और किसी भी स्वतंत्र जांच या अंतिम प्रमाण के बिना इसे केवल एक राजनीतिक दावा ही माना जा सकता है। लेकिन इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है, क्योंकि अब यह बहस केवल हार और जीत की नहीं रही, बल्कि यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव का परिणाम वास्तव में पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम है या फिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी वजह से ये पूरा विवाद अब एक साधारण चुनावी टकराव से बढ़कर एक बड़े लोकतांत्रिक विश्वास के संकट की ओर जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपने जनादेश को वैध बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे अस्वीकार करते हुए यह दावा कर रहा है कि यह जनादेश वास्तविक नहीं बल्कि परिस्थितियों से प्रभावित परिणाम है। और यही टकराव इस पूरे राजनीतिक संकट को और ज्यादा जटिल बना रहा है। चलिए एक बार फिर GFX पर नजर डाल लेते हैं। ममता बनर्जी के जो आरोप हैं उन पर GFX के जरिए एक बार नजर डालते हैं। जी हाँ, तो ममता का इस्तीफा से इनकार क्यों, ये एक बड़ा सवाल ममता बनर्जी को लेकर खड़ा हो रहा है कि ममता ने वोट चोरी का जो आरोप है वो लगातार वो विपक्ष पर लगाती आ रही है, लगातार जो आरोप है वो सामने आ रहे हैं। ममता का आरोप चुनाव का नतीजा जनादेश नहीं, एक ये बड़ा आरोप जो है ममता बनर्जी लगाती आ रही है। हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया, तो वही ममता का 100 सीटों पर जनादेश लूट का आरोप। तो ये कुछ बड़े आरोप जो ममता बनर्जी लगातार विपक्ष पर लगाती नजर आ रही है और चुनावों के इस रिजल्ट को जनादेश बताने से साफ इनकार करती नजर आ रही है। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझाने के लिए सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर नई सरकार बनेगी कैसे और सत्ता का यह हस्तांतरण किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संविधान और विधानसभा के नियमों पर आधारित होती है, जहां किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित समय सीमा के बाद समाप्त हो जाता है और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के आधार पर यह तय होता है कि किस राजनीतिक दल या गठबंधन के पास बहुमत है और उसी बहुमत के आधार पर राज्यपाल की भूमिका शुरू होती है, जो स्पष्ट बड़ी या स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वहीं से नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाती है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को केवल पद पर बने रहने की स्वतंत्रता देता हो। ये एक बड़ी बात है जब विधानसभा का जनादेश बदल चुका हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद सीधे तौर पर विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर ही निर्भर करता है और जैसे ही यह समर्थन समाप्त होता है वैसे ही संवैधानिक रूप से सरकार को नए जनादेश के अनुरूप बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसका मतलब रिजल्ट आने के बाद कोई मुख्यमंत्री बिना जनादेश के नहीं हो सकता, नहीं रुक सकता अपने पद पर और इसी कारण 5 साल का कार्यकाल पूरा होना या विधानसभा के भंग होने की स्थिति में सरकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। ये स्वाभाविक है और नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्यपाल और विधानसभा के बहुमत पर आ जाती है।
इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में असली प्रक्रिया यह होती है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बहुमत वाली जो पार्टी को आमंत्रित किया जाता है, फ्लोर टेस्ट या समर्थन पत्रों के माध्यम से बहुमत की पुष्टि की जाती है और उसके बाद ही नई सरकार शपथ ग्रहण के माध्यम से सत्ता संभालती है। यही पूरा प्रोसेस होता है और यही लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है ताकि किसी भी तरह का संवैधानिक असंतुलन या प्रशासनिक ठहराव उत्पन्न ना हो सके। तो भाई ये बड़ी बात है। अब चलिए एक बार फिर जीएफएक्स पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे बनेगी नई सरकार। चलिए एक बार फिर जीएफएक्स देख लेते हैं, जहां पर बड़ी बात सामने आ रही है कि 5 साल पूरे होने पर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है। 7 मई को मौजूद विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा जीती हुई पार्टी को न्योता देकर सकारात्मक गठन का होता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि सीएम बनी रहे। ये एक बड़ी बातें सामने आ रही है, जहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता जिसमें जनादेश ना आने पर सीएम जो है वो अपने पद पर बरकरार रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का पद व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि विधानसभा के बहुमत पर आधारित एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है और इसी कारण जब भी बहुमत की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है या चुनाव परिणाम के बाद सत्ता समीकरण बदल जाते हैं तो राज्यपाल की भूमिका स्वतः सक्रिय हो जाती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। लेकिन ये नियुक्ति तभी तक वैध रहती है जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत प्राप्त, और अगर ये बहुमत संदिग्ध हो जाता है या राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बदल जाता है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार साफ तौर पर होता है कि वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि वास्तव में किसके पास जो बहुमत है वो वास्तव में किसके पास है। और इसी प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र में पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जाती है। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट के दौरान यह साबित हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, और यदि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार करता है तो संविधान में यह प्रावधान भी मौजूद है कि राज्यपाल उस सरकार को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर ममता बनर्जी मना करती हैं पद से हटने के लिए तो जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है सरकार को हटाने के लिए, वो साफ तौर पर शुरू हो जाएगी ताकि प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। और यही पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि जनता के जनादेश और विधानसभा के बहुमत पर ही आधारित रहे, जिससे किसी भी प्रकार का संवैधानिक संकट लंबे समय तक कायम ना रह सके और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। चलिए अब एक बार फिर जीएफएक्स की ओर देख लेते हैं और क्या कुछ विकल्प है इसको लेकर, उस पर एक बार नजर जीएफएक्स के साथ देख लेते हैं। जहां पर चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल हटा सकता है। ये एक बड़ा आदेश, ये एक बड़ा संवैधानिक बात है जहां पर राज्यपाल खुद हटा सकता है मुख्यमंत्री को। अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा से ही होती है। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने को कह सकता है। साथ ही बहुमत खोने की स्थिति में राज्यपाल सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर बहुमत खोने के बावजूद सीएम इस्तीफा ना दे तो राज्यपाल इसे हटा भी सकते हैं। तो राज्यपाल की क्या कुछ शक्तियां हैं ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लगातार अब जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये सामने आते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद अब प्रशासनिक और संवैधानिक स्तर पर नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार
चुनाव आयोग द्वारा परिणामों की औपचारिक सूचना राज्यपाल को भेजे जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक रूप से आगे बढ़ सकती है। और इसी के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि ये देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बहुमत प्राप्त हुआ है, अब अपने विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी में जो है वो जुट गई है, जो कोलकाता में 8 मई को होने की संभावना भी बताई जा रही है। और इसी बैठक का उद्देश्य नए नेता का चयन और सरकार गठन की औपचारिक रणनीति तय करना होगा, क्योंकि इसी बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी और नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। और इसके तुरंत बाद 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह की संभावित तारीख भी सामने आने वाली है, या कहिए कि आ रही है, जो ये संकेत देती है कि सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है अब तेजी से आगे बढ़ रही है और राजनीतिक अनिश्चितता धीरे धीरे समाप्त होती जो है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सत्ता परिवर्तन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि इसके साथ प्रशासनिक बदलाव, विभागीय पुनर्गठन और नई नीतियों की दिशा भी तय होती है। इसी कारण ये पूरा चरण केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था के एक बड़े परिवर्तन का संकेत देता है, जहां एक तरफ पुरानी सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है और दूसरी तरफ नई सरकार अपने एजेंडे और प्राथमिकताओं के साथ शासन की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी करती है। और यही लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें जनता के जनादेश को संवैधानिक ढांचे के भीतर सम्मान पूर्वक लागू किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, लगातार ममता बनर्जी जो है वो अपने पद से हटने का नाम नहीं ले रही, जनादेश को साफ तौर पर नकारती नजर आ रही है और लगातार अपने जो मंसूबे हैं, अपने जो इरादे हैं, उस पर टिकी हुई नजर आ रही है। अब जब हम पूरे पश्चिम बंगाल के इस राजनीतिक घटनाक्रम को अंत तक जोड़कर देखते हैं तो ये साफ समझ आता है कि ये सिर्फ एक चुनाव परिणाम या सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की परीक्षा है जिसमें जनता का जनादेश, राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और सत्ता हस्तांतरण की पारदर्शिता, सब कुछ एक साथ जुड़ जाते हैं। और इस जटिलता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम है, या फिर लोकतंत्र असल में उस परंपरा का नाम है जिसमें हार को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है जितना जीत का जश्न मनाना। क्योंकि जब जनादेश स्पष्ट हो जाता है तो उसके बाद सत्ता का नैतिक और संवैधानिक संतुलन अपने आप बदल जाता है और तब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली परीक्षा यही होती है कि क्या वह शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर पाती है या फिर राजनीतिक टकराव उस प्रक्रिया को जटिल बना देता है। और पश्चिम बंगाल की ये पूरी स्थिति इसी प्रश्न को हमारे सामने साफ तौर पर रखती नजर आ रही है। जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व क्या केवल सत्ता में बने रहने या फिर उस जनादेश का सम्मान करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा देना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं हैं, जिनमें विधानसभा, राज्यपाल चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता का हस्तांतरण केवल ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और संविधान के आधार पर हो रहा है। और यही कारण है कि चाहे राजनीतिक बयान कितने भी तीखे क्यों ना हो, अंततः निर्णय हमेशा संवैधानिक ढांचे के भीतर ही होता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि वह संघर्षों के बीच भी व्यवस्था को टूटने नहीं देता, बल्कि उसे नियमों के भीतर संतुलित कर देता है। और अब जब नई विधानसभा के गठन और नई सरकार की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े संदेश के रूप में सामने आता है कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता का जनादेश होता है,
लेकिन उस जनादेश को लागू करने का रास्ता हमेशा संविधान और संस्थाओं से होकर ही गुजरता है। और यही संतुलन भारत के लोकतंत्र को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में भी जो है वो साफ तौर पर स्थापित करता हुआ नजर आता है। चलिए, लगातार हम देखते आ रहे हैं ममता बनर्जी का जो हमारे सामने जनादेश को लेकर जो रुख रहा है, वो लगातार जो अपना रुख सामने लाती रही है। चुनावों के समय से हमेशा से वो ये चाह रही थी कि वो इस सत्ता में काबिज रहे। जनादेश आने के बाद भी उनका जो रुख था वो नहीं बदला, वो लगातार अपने सत्ता पर काबिज रहना चाहती थी। पर जो जनादेश था वो कुछ और ही कहता नजर आया, वो कुछ और ही करता नजर आया। बंगाल में अब सत्ता परिवर्तन जो है वो लगातार दिखता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। आगे देखते रहिए TV 100। नमस्कार।